क्लास में फोन यूज करते हो? सॉरी बेटा, इमरजेंसी कितनी थी, फोन क्लास में नहीं। समझ में आ रहा है MCQ? अभी नहीं आया। The patient is recovering from the myocardial infarction and developed chest pain on a day third. That increase patient का MI से रिकवर हुआ है और रिकवर होने के थर्ड डे उसको चेस्ट पेन हो रहा है और पेन इंक्रीज कब हो रहा है? When taking a deep breath. पेन रिलीव कब हो रहा है? Lean forward. Which action should the nurse take next? Assess the feet for pedal edema. Palpate the radial pulse bilaterally. Auscultate the pericardial friction rub. एक ऑप्शन आना अभी। Check the heart monitor for dysarrhythmia. That what will indicate pericarditis. तो इन्होंने सिचुएशन दिया है, आप सबको पता है कि एमआई के कॉम्प्लिकेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, कार्डियक टेम्पोरेंट भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ड्रेसलर सिंड्रोम। तो एक सिचुएशन दिया कि पेशेंट है एमआई से रिकवर कर रहा है, चेस्ट पेन डेवलप हुआ, थर्ड डे है और यहाँ पर आपको समझने वाली जो बात थी यहाँ से शुरू हुई, इंक्रीज व्हेन टेकिंग डी और मैंने कहा था स्वेलोइंग, कफिंग और इंस्पिरेशन, तीनों कैरेक्टरिस्टिक से पेन क्या हो रहा था? सीवियर। तो ऑलमोस्ट बच्चे मतलब इसको सही आंसर मान रहे हैं, मैं भी मान लेता हूँ। वन मोर एमसीक्यू, थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो समझ आएगा उसको आंसर मिल जाएगा। लिटिल ट्विस्ट, try to read properly. You are providing care to the patient with a pericarditis. Which of the following is not a proper nursing intervention for this patient? Not a proper nursing intervention. Option A, monitor the patient for complication of the cardiac component. Administer ibuprofen as scheduled. Place the patient in a supine position to relieve pain. Monitor the patient for pulses, paradoxes. C, sure. When give supine position, pain aggravated. आ रहा समझ में? तो इन्होंने क्या डाला? Not a proper nursing. तो हमें सुना सुना एक ही लग रहा है, तो नहीं है। आगे समझ में? आपका राइट आंसर दैट इज सी, पसंदीदा ना। वन मोर एमसीक्यू, patient with severe pericarditis has developed a large pericardial effusion. The patient is symptomatic. The physician order what type of procedure? What type of procedure to help treat this condition? Pericardectomy, heart catheterization, thoracotomy, A, B, C, D. That is, understand? बाकी मैंने कल के पेपर में डाल दिए। कल ट्यूसडे है, पेरिकार्डिटिस के, मायोकार्डिटिस के एमसीक्यू डाल दिए, एंडोकार्डिटिस के डाल दिए जो आज मैं आने वाला हूँ। कल ट्यूसडे टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। मॉडल पेपर में नंबर कम आते चल जाएगा। ट्यूसडे टेस्ट में उसी में से पूछा जाता है जो आपको वीक में पढ़ाया जाता है, तो वहां गलतियां मत करना, ठीक है? और हम पूरी कोशिश करेंगे वो सारे एमसीक्यू आपको डाले जो आपको कहीं ना मिले, सिर्फ ट्यूसडे के पेपर में मिले। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों, एंडोकार्डिटिस। चलिए नेक्स्ट, मायोकार्डिटिस बचा हुआ है, इतना ही करना, क्या बचा हुआ है? ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में एंडोकार्डिटिस के साथ बताऊंगा, है ना? अच्छा, मैनेजमेंट का वेट कर रहे थे। अच्छा, आप में से 28 जून वाले प्रोग्राम में कौन कौन बच्चों ने नाम दिए? और हाथ खड़ा करना बेटा। बॉयज में बच्चों मॉडलिंग नहीं करनी आपको? अच्छी खासी हाइट है, लुक्स वेरी स्मार्ट। बॉयज भी अपना नाम ऐड करो। और कुछ मीनिंग हिडन टैलेंट वाली गर्ल्स भी बैठी, हिडन टैलेंट, सुपर पावर टैलेंट, है ना? अपनी हॉबी पे आपको बढ़िया मौका मिल रहा है, ठीक है? उस प्रोग्राम के बाद स्टेज पे कोई डांस अलाउ नहीं करेंगे, वरना अभी लास्ट कौन सा प्रोग्राम था? हाँ, ओली नहीं, नर्सेस देना ना, स्टेज से पूछो, स्टेज से पूछो, सबको डांस आता मैंने देखा है। आप यहाँ एक्टिविटीज करते मैं ऑफिस से वॉच कर रहा था, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कौन कौन बच्चे को फाउंडेशन डे में ले जाना है, इसलिए खुद ही नाम दे दो, ठीक है? ओके फाइन, एंडोकार्डिटिस को कैरी करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या बच्चों? पेरिकार्डियम, मिडिल का मायोकार्डियम और इनर का एंडोकार्डियम। इन तीनों में देखा जाए तो पेरिकार्डिटिस भी इंपॉर्टेंट है, मायो भी है, एंडो भी है। एंडो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। एंडोकार्डियम आप इनर लेयर ऑफ द हार्ट है, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। सपोज इनर लेयर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, और इनर लेयर के टच में कौन कौन है? वॉल्स ऑफ द हार्ट, वॉल्स ऑफ द हार्ट। इवन व्हेन द ब्लड ट्रैवल इनटू द हार्ट, ट्रैवल ऑन द एंडोकार्डियम। ब्लड हार्ट में जब ट्रैवल करता है तो कौन सी लेयर के ऊपर ट्रैवल करता है? एंडोकार्डियम। इफ द पेशेंट सफर एंडोकार्डाइटिस, इट इज इन्फ्लेमेशन इनटू द एंडोकार्डियम, it may can cause to damage your walls of the heart, to affect your walls of the heart. Even endocarditis most commonly हार्ट के इनर सरफेस में, हार्ट के वॉल को अफेक्ट करता है। इनर सरफेस में पैपिलरी मसल्स भी होती है, इनर सरफेस में पेक्टिनाइल मसल्स भी होती है। याद आ रहा है कुछ? एट्रियम में पेक्टिनाइल मसल था, वेंट्रिकल में पैपिलरी मसल्स। वेंट्रिकल में नंबर में कितनी थी? राइट वेंट्रिकल में 3 या 2, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेरी गुड। तो दैट इज अ पेरिकार्डाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम।
इनसाइड लाइनिंग ऑफ द चेंबर एंड हार्ट वॉल मोस्ट कॉमनली अफेक्ट टू द, इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये आपके सामने बच्चों राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इधर आपका लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप ध्यान से देखोगे, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। और आपको ये भी पता है ट्राइकस्पिड में 3 कस्पस होता है। लेफ्ट साइड में जो वॉल उसका नाम है बाइकस्पिड। क्या नाम है? और हमेशा हम जिक्र करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल बाइकस्पिड होता है ना, और ये भी हम कहते हैं कि बाइकस्पिड को दूसरा नाम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर या माइट्रल वॉल, माइट्रल वॉल। इसमें ये जो दिख रहा है, दिस इज योर पैपिलरी मसल्स, दैट इज योर कोर्डेट टेंडन, और दिस इज योर कस्पस, दिस इज योर। अब इस वॉल में एक इंफ्लेमेटरी प्रोसेस दिख रहा है आपको, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे क्या आता है कि मोस्ट कॉमनली मायोकार्डाइटिस हार्ट के इनर सरफेस में कहां कॉज करता है? तो वॉल ऑफ द हार्ट। क्या लिखोगे? वॉल ऑफ दैट इज अ हार्ट वॉल। अब ये कंडीशन डेवलप होने के कुछ वे और कुछ कंट्रीब्यूटिंग कॉज होते हैं। हु आर ड्रग अब्यूजर? द पर्सन दे हैव ड्रग अब्यूजर। आपने देखा होगा ड्रग अब्यूजर, आप मेट्रो सिटीज में चले जाओगे तो सेल्फ नेडल को इंजेक्ट करते हैं, सेल्फ ड्रग को इंजेक्ट करते हो, कंटामिनेटेड सिरिंज होता है। कौन होता है? वो एक ही सिरिंज सारे दोस्तों को शेयर करते हैं, बिकॉज़ दे आर ड्रग एडिक्टेड। दैट कंटामिनेशन कैन कॉज enter microorganism into the blood, that microorganism travel with blood enter into the heart, कांच में जाएगा और हार्ट के जाके इनर सरफेस में क्या करेगा? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। और इनर सरफेस को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? तो एक तो उन लोगों को होने की प्रोबेबिलिटी प्राइमरी जो ड्रग अब्यूजर है, हेड वॉल रिप्लेसमेंट। आगे मैं आपको वल्वुलर डिजीज पढ़ाऊंगा बच्चों, वल्वुलर डिजीज। और वल्वुलर डिजीज में आपके हार्ट में कितने वॉल है? कितने वॉल है? 4 वॉल। अब जब इन 4 वॉल में या तो सिनोसिस होगा, या तो स्टीनोसिस होगा, और या रीगर्जिटेशन होगा। क्या होगा बच्चों? रीगर्जिटेशन। फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रीगर्जिटेशन, बाइकस्पिड स्टीनोसिस, बाइकस्पिड रीगर्जिटेशन। इन सिचुएशन में हमें यदि पेशेंट को वॉल रिप्लेस करना पड़ता है, तो वॉल रिप्लेस करने में 2 तरीके के वॉल यूज करते हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। एक वो वॉल होता है जो प्रोस्थेटिक डिवाइस होता है, और प्रोस्थेटिक डिवाइस वाले वॉल का सबसे बड़ा नेगेटिव या डिसएडवांटेज होता है, इट मे कैन कॉज रिस्क टू डेवलप ब्लड क्लॉट। इट कैन कॉज रिस्क टू डेवलप ब्लड। और एक जो होता है पिग का यूज करते हैं, पिग या काऊ का, जिसमें ब्लड क्लॉट का रिस्क कम होता है। जब वॉल को रिप्लेस करते हैं, इट मे रिस्क टू एंटर एनी काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैन कॉज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो वॉल रिप्लेसमेंट भी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस। ड्रग अब्यूज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस। अदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, आपके हार्ट में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, यूजुअली बैक्टीरिया रिस्पांसिबल होता है। इस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में आपने एएसडी और वीएसडी पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में। यदि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, एएसडी हो सकता है, वीएसडी हो सकता है, साइनोटिक, एसाइनोटिक, तो वहां पर भी पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो ये 3 प्राइमरी पैरामीटर्स है। बाकी आगे मैं आपको कॉजेस बताऊंगा, बैक्टीरिया भी बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। राइट डाउन एवरीवन, और थोड़ा स्पीड रखना बच्चों, जितना पेपर में क्वेश्चन डाला वहां तक मुझे पहुंचना है ना? क्या सभी ने? सॉरी, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस, मेनली वी हैव 2 टाइप्स, वन ऑफ इन्फेक्टिव और वन ऑफ द नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चरल डिफेक्टिव डिफेक्ट, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल नहीं होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर डिफेक्ट की वजह से रिस्क होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो सकता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। इन्फेक्टिव मींस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो 2 टाइप्स का होता है, प्लीज समझिएगा बच्चों, एक्यूट और क्रॉनिक। अफेक्ट पेशेंट हु हैव हेल्थी हार्ट वॉल। एक्यूट कंडीशन में उन पेशेंट को ज्यादा रिस्क होता है जिसके वॉल हेल्थी है, नॉर्मल है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, फंक्शनिंग कैपेसिटी अच्छी है, और उसमें डेथ रेट भी ज्यादा होता है। इसमें क्या फर्क है? सिम्टम जो रहेगा, ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, फास्ट होगा और सिम्टम सीवियर होंगे। सपोज पेशेंट नॉर्मल है और उसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है, और एंडोकार्डाइटिस होने का कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्लड में ट्रबल करेगा, हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट में जाकर के हार्ट के वॉल को अफेक्ट करेगा, वॉल काम करना बंद कर देगा, इट मे बी कैन कॉज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कैन कॉज डेथ। हार्ट फेलियर का, हार्ट फेलियर पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो एक्यूट जो है उसमें 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये हेल्थी हार्ट वॉल को अफेक्ट करता है, और सेकंड में इसका सिम्टम फास्ट आते हैं। यदि मैं क्रॉनिक की बात करूं, अफेक्ट पीपल हु आर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, पहले से ही उस पेशेंट को रेमेटिक हार्ट डिजीज है, पहले से ही उस पेशेंट को वॉल प्रॉब्लम है, ऑलरेडी पेशेंट सफर, उसके हार्ट के वॉल हेल्थी नहीं है, ऑलरेडी पेशेंट सफर विद रेमेटिक हार्ट डिजीज, ऑलरेडी पेशेंट सफर विद वल्वुलर प्रॉब्लम या वल्वुलर डिसऑर्डर। अब उस पेशेंट को यदि एंडोकार्डाइटिस होता है तो सिम्टम्स स्लो होंगे, सेवरल वीक टू मंथ तक धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो दोनों में डेंजरस कौन सा है? एक तो सिम्टम क्विक, और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। तो आगे मैं आपको जितने भी पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ाऊंगा, टेस्ला नोट पढ़ाऊंगा, जानवी नोट पढ़ाऊंगा, स्कैमरथ साइन पढ़ाऊंगा, ट्यू क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा, तो उन सब जगह आपको प्रायोरिटी किसको देना होगा? इन्फेक्टिव। और इन्फेक्टिव में हम किसको देंगे?
एक्यूट को प्लीज राइट डाउन एवरीवन, एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस क्या है ये जरूर नोट डाउन करें, यहां से एमसीक्यू बनने की पूरी संभावना है। एमसीक्यू आ सकता है, which type of endocarditis, infective endocarditis does have high mortality rate, acute, chronic, both, none of these? हाँ, acute हो सकता है। लिख लिया बच्चों? ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल, या इटियोलॉजी और इटियोलॉजी में आपको याद होगा बच्चों, मैंने जब आपको पेरिकार्डाइटिस पढ़ाया था और मैंने एक वायरस का नाम बताया था कॉक्सी के ए वायरस, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पेरिकार्डाइटिस। फिर मैंने आपको मायोकार्डाइटिस का कॉज किसको बना दिया? पेरिकार्डाइटिस। अब यदि हम एंडोकार्डाइटिस का बोले तो बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस वाइरिडे, और इसको 5 स्टार लगा देना बेटा। स्ट्रेप्टोकोकस वाइरिडे इज द मोस्ट कॉमन, अराउंड 35 टू 60% अकेला राज करता है जो एंडोकार्डाइटिस के रिस्पांसिबल है। इसके साथ में कुछ कंट्रीब्यूटिंग है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, एंडोकार्डाइटिस, फंगल और कैंडिडिया अल्बिकस एंडोकार्डाइटिस। नाउ व्हाट आर इन्वेस्टिगेशन जो एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस करने में रोल प्ले करेगा? एक स्पेशल लिखा मैंने ड्यू क्राइटेरिया, इस पे काफी बड़े एमसीक्यू बनते हैं एनक्लेक्स पैट में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी माइनर और मेजर दो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर आपको फाइंड आउट होते हैं तो हम कह सकते हैं पेशेंट सफर विद एंडोकार्डाइटिस। तो एक तो हम ड्यू क्राइटेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, सीबीसी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ईएसआर बढ़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन है, और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था बिहार निकीज रिएक्शन, वेस्टर्न ग्रीन मेथड, रोलेक्स फॉर्मेशन, मेल फीमेल का नॉर्मल ईएसआर, एक फॉर्मूला भी बताया, मेल को मैंने 10 प्लस करवाया था फीमेल में, और मेल में एज। ओके फाइन, अब ईएसआर बढ़ेगा बिकॉज़ दैट इज रिस्पांसिबल टू रिफ्लेक्ट सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा बिकॉज़ परसेंट ऑफ इन्फेक्शन, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, और इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.5 टू 1.0 mg पर डीएल होता है। और यदि इन तीनों में से किसी भी ऑर्गन के सरफेस में इंफेक्शन कॉज होता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन रिस्पॉन्ड करता है, प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आप लिवर सिरोसिस में जाओगे तो देखने को मिलेगा, लंग डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोटीन सब्सटेंस व्हिच इज फाइंड आउट इन हार्ट, लंग और लीवर, जिसका काम है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन, और जैसे इंफेक्शन होगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था एमआई, प्रोपोलिन आई, प्रोपोलिन टी, सीपीके, एमबीसी के, वो रिलीज हो रहा था, वो रिलीज हो रहा था मसल डैमेज की वजह से, ये इंक्रीज होता है इंफेक्शन की वजह से। तो ये स्पेसिफाई यहां पर सी रिएक्टिव प्रोटीन इज गोइंग टू इंक्रीज, और इसका नॉर्मल वैल्यू भी मैंने लिखा है। नाउ ड्यू क्राइटेरिया, और स्पेशली मैंने आईई लिखा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब इस ड्यू क्राइटेरिया में दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको समझना है।
पहले एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने बी, फीवर की स्पेलिंग तो FEVER होता है, और मैंने एक ई एडिशनल लिया यहाँ पर, तो आप याद रख सकते हो बी फीवर, है ना, और एक ई को ऐड कर देना अपनी तरफ से। अब बी दैट इज मेजर में आएगा तो ब्लड कल्चर, पॉजिटिव मोर देन 2 टाइम्स इन 12 आवर। अब हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और हमें एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस वाइरिडे, याद है स्ट्रेप्टोकोकस वाइरिडे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को पता लगाने के क्या करना पड़ता है, कल्चर, क्या करना पड़ता है। अब यदि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, उस पेशेंट का ब्लड कल्चर, बिकॉज़ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द ब्लड, एग्जिट थ्रू द ब्लड, ब्लड के द्वारा एंटर होता है, ब्लड के द्वारा आपकी बॉडी में फिर जाता है, क्योंकि जहां जहां ये इन्फेक्शियस ब्लड ट्रैवल होगा वहां की कैपिलरी डैमेज हो जाएगी और पेशेंट को हेमरेज होगा। क्या होगा वहां पर, मैं आपको ऑस्लर नोड और जानवी नोड दो पढ़ाऊंगा, और दोनों में डिस्टल बॉडी पार्ट में हेमरेज फाइंड आउट होता है। तो इसका मतलब ब्लड कल्चर करें, क्यों करें, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना है। यदि मोर देन 2 टाइम पॉजिटिव आ रहा है 12 आवर में, तो इस एक कैरेक्टरिस्टिक को काउंट करेंगे। ई का मैंने लिखा है एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इको, जब अल्ट्रासाउंड करेंगे हार्ट का, उसमें दिखना चाहिए कि एंडोकार्डियम में इंफ्लेमेशन है, और एंडोकार्डियम इंफ्लेमेशन कॉमनली वॉल ऑफ द हार्ट में रखा हो रहा है। तो दो तो हमारे पास मेजर क्राइटेरिया। पहला मेजर क्राइटेरिया है, यदि पेशेंट एंडोकार्डाइटिस का निकलता है तो उसको 12 आवर में 2 टाइम्स कल्चर पॉजिटिव आएगा, 12 आवर में 2 टाइम कल्चर। और दूसरा हम उसका इको करेंगे तो इको में मायोकार्डियम एंडोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट आपको डिटेक्ट होगा। तो दे 2 क्राइटेरिया कम इन अ मेजर, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है। अब माइनर में यदि हम जाते हैं, माइनर में हम जाते हैं तो यहां पे फीवर, सबसे पहले फीवर, ई से इको फाइंडिंग, जो मेजर में नहीं मिला। मेजर में हमारे पास दो चीजें मिलनी चाहिए, एक कल्चर पॉजिटिव मिलना चाहिए, ब्लड कल्चर 12 आवर में 2 टाइम, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलना चाहिए इनर मोस्ट लेयर का इन्वॉल्वमेंट, किसमें, इको में। ये किसमें थे दोनों क्राइटेरिया, मेजर में। तो हम कह सकते हैं पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है। यदि ये मेजर वाले नहीं मिले तो माइनर में जाते हैं, माइनर में जब जाएंगे तो फीवर होना चाहिए पेशेंट को। मेजर में जो चीज नहीं मिली इको फाइंडिंग में, वो किसमें मिल जाना चाहिए, माइनर में। अगेन वी वेस्कुलर फाइंडिंग, वेस्कुलर फाइंडिंग का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, और ब्लड वेसल्स में स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं, कैपिलरीज, किसको कहते हैं। और वेस्कुलर फाइंडिंग में कैपिलरी इन्वॉल्वमेंट, कैपिलरीज इन्वॉल्वमेंट। देन अगेन ई, डबल ई, एविडेंस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल टू एविडेंस। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इम्यूनोलॉजी का मतलब भी कहीं ना कहीं आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा होना चाहिए या ईएसआर बढ़ा होना चाहिए। ये दोनों आपके इम्यूनोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है कि इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। माइक्रोबायोलॉजिकल में आपका कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा एविडेंस मतलब माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजिकल कम से कम दो सबूत चाहिए, दो एविडेंस। दो एविडेंस में क्या मिल सकता है, ईएसआर इंक्रीज मिल सकता है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिल सकता है, कल्चर पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर अगेन रिस्क फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। हो सकता है पेशेंट के इसी में आपको पता चला ड्रग अब्यूज है, हो सकता है पेशेंट को वल्वुलर डिजीज है। अब ये जो माइनर क्राइटेरिया, या तो ये 5 चीजें आपको मिले या ये 2 चीजें आपको मिले, ये दोनों मिला तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं पेशेंट को एंडो। और ये दोनों ही आपको नहीं मिला तो माइनर क्राइटेरिया में जाएंगे, 5 चीजों को फाइंड आउट करना, फीवर होना चाहिए, इको जो मेजर में नहीं मिला माइनर में मिलना चाहिए, वेस्कुलर फाइंडिंग मिलना चाहिए। और वेस्कुलर फाइंडिंग का बेस्ट एग्जांपल जानवी नोड, ऑस्टर नोड, आगे पढ़ाऊं आपको, जानवी नोड, ऑस्टर नोड, दोनों के अंदर डिस्टल बॉडी पार्ट में हेमरेज डिटेक्ट होता है। देन एविडेंस फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी, जो हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें ईएसआर देख रहे हैं, सीबीसी देख रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, और लास्ट में जो अभी मैंने आपको कॉज पढ़ाया उसमें देख रहे पेशेंट को ड्रग अब्यूज तो नहीं है, पेशेंट को वल्वुलर डिजीज तो नहीं है। यदि है और पांचों चीजें हमें मिल रही है, वी कैन से पेशेंट सफर विद एंडोकार्डाइटिस। ये तो सिंपल है, एमसीक्यू में सिंपल नहीं आएगा, रखना कौन कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, हो सकता है मैं वहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एग्जांपल लिख दूं, है ना। बी केयरफुल, ठीक है, लिखिएगा। और ये ड्यू क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बड़े बड़े एग्जाम एमसीक्यू बनते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऐसा भी पूछते हैं ड्यू क्राइटेरिया कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने में यूज करते हैं, एंडोकार्डाइटिस पर्टिकुलर पूछे तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट कैरी करें, चले, ओके।
नाउ नेक्स्ट कुछ और फर्दर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और उसमें भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जीआर। जीआर को मैं हमेशा कहता हूं जूनियर रेजिडेंट्स। और जूनियर रेजिडेंट जो होते हैं हॉस्पिटल में, जूनियर रेजिडेंट पता है उनको कोई फेम नहीं होता है। आप देखा उनकी ड्यूटी 3 दिन भी रहती है, 5 दिन भी रहती है, वो वही रहते हैं, वही सोते हैं, वही काम करते हैं। हमें यार जूनियर रेजिडेंस को यूज करना है सिर्फ सिम्टम को याद करने के लिए, ठीक है? आप सीरियसली किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। जूनियर रेजिडेंस या रेजिडेंट नो फेम, सबसे पहले जे का मतलब होता है जानवी नोट, समझिएगा बच्चों। जानवी नोट और ऑस्टर नोट में एक मिनी बड़ा डिफरेंस है। जानवी नोट जो पढ़ेंगे वहां पर पेशेंट को डिस्टल पार्ट में नोट तो होगा बट पेनलेस होगा। वही ऑस्लर नोट पढ़ेंगे, ऑस्लर नोट पढ़ेंगे वहां पर पेशेंट को पेन होगा। क्या होगा? इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। जानवी नोट पेनलेस होगा, ऑस्लर नोट पेनफुल होगा। दोनों का कॉज क्या होगा? एंडोकार्डाइटिस। कॉज क्या होगा? एंडोकार्डाइटिस। ये मैं आगे डिटेल में आपको फोटो सहित बताऊंगा। रॉड्स स्पॉट, देन नेल बट, स्पिंडल हेमरेज। नेल बट यहां वीकेंड स्पिंडल हेमरेज आपको डिटेक्ट होगा। ऑस्लर नोट अगेन फीवर यहां पर भी ऐड किया है, एनीमिया यहां पर भी ऐड किया है। मर्मर इज एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, एब्नॉर्मल। आप याद करिए मैंने 2 मर्मर बताए थे, एक था ब्लॉविंग एंड हुशिंग, एक था वेस्कुलर ऑफ ब्रूथ, याद है? ओके। और लास्ट में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होगा तो क्या फॉर्म होगा? एम्बोलाई। तो यहां आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स लिख लीजिए, फिर अपन एक एक को पढ़ते हैं। याद रखने का तरीका है, वहां पर हमने बी फीवर पढ़ा और यहां पर एक जे आर नो फेम फाइंड आउट करिएगा। कैरी ऑन कैरी ऑन। ये पानी गिरा, किसने गिराया बेटा? बॉटल गिरी। हुआ? ओके, एक इमेज मैंने दिया है, ये आपके ना पाम का इमेज, और इस इमेज में आप देखोगे ऐसे रेड हेमरेजिक डॉट दिख रहे हैं। यू कैन सी एवरीवन, दैट इज कॉल्ड जानवी लीजन। क्या है जानवी लीजन? नॉन टेंडर हेमरेजिक लीजन, microopsis in dermis with thrombosis of small vessels without vasculitis। एक्चुअली स्किन का जो लेयर होता है सबसे बाहर वाली को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरी लेयर को डर्मिस। और हमेशा याद रखना डर्मिस में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। दिस इज योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फर्दर कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। डर्मिस कंसिस्ट ऑफ, अभी पढ़ा होगा रिसेंटली, सुभाष सर ने पढ़ा होगा, बस इतना काफी है ना? डर्मिस जो है उसमें कौन प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। दूसरा मैंने लिखा माइक्रो अपसिस। माइक्रो ब्लड वेसल्स कौन होता है? कैपिलरीज। कौन होता है? कैपिलरीज। यदि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है तो एंडोकार्डाइटिस की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ब्लड ट्रेवल करके कैपिलरी में पहुंचेगा, कैपिलरी डैमेज होगा और वहां पर पेशेंट को ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? और ये ज्यादा रिस्क कहां होता है? डिस्टल पार्ट, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, अकर ऑन द पाम एंड सोल, फिंगर टो नोज ईयर लो, बट मेनली 2 साइड है, पाम और सोल। जैसे हम कई बार जिक्र करते हैं कि आपकी बॉडी में सबसे जो है ना थिकेस्ट स्किन, आप किसी को ऐसे थप्पड़ मारोगे ना दर्द होगा, ऐसे शोल्डर से चोट मारोगे तो इतना पेन नहीं होगा, कहते हैं आप थप्पड़ से डरने लगता है ना? तो ये स्किन बहुत हार्ड होता है, आगे मत सोचो, स्किन बहुत हार्ड होता है। और अपन कभी कभी विदाउट शूज चलते हैं तो अपने लोअर फुट को प्रोटेक्ट कौन करता है? सोल। कौन करता है? सोल। तो ये वो 2 जगह, पाम एंड सोल। इसके अलावा फिंगर टोस नोज ईयर लॉक, यहाँ पर इस तरीके से नोट्स डेवलप होंगे प्रेजेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आपको एग्जाम के पर्पस से याद रखना है जानवी नोड क्या नॉन टेंडर है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑस्लर नोड टेंडर होगा। दूसरा जानवी नोड मैंने कहा लोकेशन पाम और सोल, जब मैं आपको फर्दर ऑस्लर नोड पढ़ाऊंगा वहां सिर्फ आपको फिंगर मिलेगा, टो मिलेगा, नोज मिलेगा और लॉक्स, ईयर लॉक्स, बट यहाँ पर 2 ऐड किए मैंने, पाम और सोल। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, दैट इज अ जानवी लीजन, नॉन टेंडर, इवन पेनलेस होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पेनलेस। अपनी नोटबुक में पाम और सोल को थोड़ा हाईलाइट कर लेना बेटा, नोट्स में नहीं है तो ऐड कर लेना। एक तो लोकेशन में फर्क होगा,
ऑस्लर नोड की कंपैरिजन। दूसरा मैंने लिखा था जानवी पेनलेस होता है बच्चों, ऑस्लर पढ़ाऊंगा वो पेनफुल होगा। लिखा सभी ने? ओके नेक्स्ट वन, जस्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ऑस्लर नोड। लिखा दैट यू कैन सी, हाँ लिख लीजिएगा। Fine. Osler node, reddish tender, painful nodes caused by the immune complex and deposits painful red on tip, finger or toes. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे toes पे इस तरीके का रेडनेस होगा और हेमरेज की वजह से यहाँ पर पेशेंट को पेन फील होगा, दैट वी कैन से पेनफुल। पेनफुल थोड़ा लोकेशन में वेरिएशन है, एक पेनलेस है एक पेनफुल है, और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है पेशेंट सफर विद द एंडोकार्डिटिस। आपको लिखने की जरूरत है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यू में थोड़ा सा खलल डाल सकती है, ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती है। एक लिखा है बुचार्ड्स नोट्स, एक लिखा हैबिट्स नोट्स, किया मैंने, सुनिएगा है ना। बुचार्ड्स नोट्स और हैबिट्स नोट्स, बुचार्ड्स नोट्स हैबिट्स नोट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस में एक्चुअली क्या होता है बुचार्ड्स नोट्स, जैसे आपका फिंगर है, ये फिंगर का टिप है, ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इंटरफेरेंजियल। आप देखोगे अपने फिंगर में, वी हैव हाउ मेनी इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वन फिंगर, टू, दिस इज मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दिस इज द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इसको नहीं गिनना है, इसको छोड़ दीजिएगा। आप कितने बच रहे हैं? टू, दैट इज इंटरफेरेंजियल, इंटरफेरेंजियल। टू में दूर वाले को बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और पास वाले को प्रॉक्सिमल। मतलब यदि आप पूरे हाथ में देखोगे तो थंब के अंदर तो एक ही होता है, एक ही होता है, फिंगर में दो दो होता है, और फिंगर का जो एंड वाला है ना, ये मेटाकार्पल से जुड़ता है, वी कैन से मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो। तो एवरी फिंगर हैव टू इंटरफेरेंजियल जॉइंट, टू इंटरफेरेंजियल, और टू में दूर वाले को, पास वाले को, वेरी गुड। एबीसीडी में पहले कौन आता है? तो ये पास वाला है, इसको कहते हैं बुचार्ड्स नोट्स। आप जॉइंट को बुचार्ड्स नोट्स नहीं कहते, इस जॉइंट पे आउट ग्रोथ हो जाता है, इस तरीके से जॉइंट के डिस्टल पोर्शन पे आउट ग्रोथ हो जाता है, इस आउट ग्रोथ की वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है। जॉइंट में क्या आ जाता है? इस सिम्टम को कहते हैं बुचार्ड्स नोट। क्या कहते हैं? बुचार्ड्स नोट्स। हैबिट्सन बाद में आता है, तो डिस्टल वाले पे लीजिए हैबिट्सन नोट्स, हैबिट्सन नोट्स, आउट ग्रोथ ऑन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। शॉर्टली मैं अब स्केलेटल में आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। एबीसीडी में बी पहले आता है तो याद रखना पास वाले जॉइंट को पकड़ना, ये आपका जो जॉइंट है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और इन दोनों इंटरफेरेंजियल जॉइंट में आउट ग्रोथ, बोन का साइड में ग्रोथ हो रहा है जिससे जॉइंट में स्टिफनेस आता है। तो ये इसलिए मैं लिख रहा हूं, हो सकता है कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू आए और उसमें लिखा होता है ऑस्लर नोड या this symptom find out patient suffer with endocarditis, option A Osler node, option B Buchards nodes, option C Herbertson nodes, option D none of these। तो आपको पता होना चाहिए Buchards और Herbertson कहाँ होता है, कहाँ होता है? आर्थराइटिस में। कहाँ होता है? और आर्थराइटिस में आऊंगा तो इनके दोनों की फोटो भी दिखाऊंगा आपको, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो नोड, जानवी और ऑस्लर। जानवी तो याद सबको रह जाएगा, ऑस्लर याद कर लो, जानवी नाम थोड़ा कॉमन है ना, ऑस्लर आप याद करना विच इज बिलोंग टू द ऑस्कर, है ना, ऑस्लर नोड। नालायक आप भी कम नहीं हो, लिखो फटाफट लिखिएगा। ओ एवरीवन, एक बड़ा सा एमसीक्यू बता दो कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसा कैसा एमसीक्यू बन के आपसे पूछा जा सकता है? इतना सा आंसर इसका, पढ़ो अच्छे से। The patient received treatment of infective endocarditis. The patient had history of intravenous drug use. अभी हम बात कर रहे थे ड्रग अब्यूजर, हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस ड्रग यूज एंड अंडरवेंट माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। दो कॉज बताए थे मैंने, वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक पेशेंट है, ट्रीटमेंट हो रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का, पेशेंट की हिस्ट्री बताती है कि उसको इंट्रावेनस ड्रग यूजर था और माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हुआ कुछ सालों पहले। द पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर द ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, मतलब अब पेशेंट को इको प्लान कर रहे हैं, यू नो इको, टुमारो। और असेसमेंट यू फाइंड, अब आपने इको करने के बाद असेसमेंट कर रहे थे हेड टू टे, तो यू फाइंड टेंडर, यहां से ध्यान रखना, टेंडर red lesion on the patient hand, feet. You know that this is common finding in a patient with infective endocarditis is known as A option, Zanvi node, rod spot,
ऑस्लर नोड ट्राउजर साइन, ये सी दैट इज। अब इसने पूरी कहानी लेके आया, बताना था ऑस्लर के बारे में, बस सीधा नहीं पूछा। आई थिंक 1 2 3 4 5 6। हम क्या सोचते हैं अपने बस की बात नहीं है, बड़े एमसीक्यू बहुत आसान होते, ध्यान रखना, कभी मत डरना। उसमें एक वर्ड आपको पूछते लास्ट में कहीं, इन्होंने कहा भाई पेशेंट है, ट्रीटमेंट हो रहा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है, फिर उसने जिक्र किया उसको हिस्ट्री थी इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज की, वॉल रिप्लेसमेंट कुछ सालों पहले हुआ था, पेशेंट को शेड्यूल किया जा रहा है इको के लिए, असेसमेंट करते समय दिखा टेंडर रेड लीजन, पेशेंट हैंड ऑन फीट, you know that is a common finding is present with infective endocarditis known as। आया समझ में? यदि कल कोई ऐसे एमसीक्यू दिखे भी, कॉन्फिडेंस रखना, अच्छे से पढ़ना, कल मैंने थोड़े से बड़े एमसीक्यू डाले हैं, अच्छे से पढ़ना और सही आंसर को ढूंढना, ठीक है? ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रॉड स्पॉट, लिटिल स्पॉट, लिटिल साइन, कई सारे नाम है, बर्स्ट ऑफ ब्लड वेसल्स इन रेटिना विद वाइट सेंटर, विद वाइट सेंटर। एक्चुअली क्या होता है, आप आई पढ़ते हो ना, सपोज दिस इज योर आई, ये आई का सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, तो स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा, और स्क्लेरा आगे एंड होता है तो क्या बनाता है, कॉर्निया बनाता है, दैट इज अ स्क्लेरा। और जैसे आप स्क्लेरा के अंदर मिडिल लेयर में जाओगे, कॉरोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉरोइड, यू कैन सी कॉरोइड। कॉरोइड क्या बनाती है, सिलियरी बॉडी, क्या बनाता है, सिलियरी बॉडी, दिस इज योर सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से निकलता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और किसको होल्ड करता है, लेंस को होल्ड करता है, दैट इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट। तो मिडिल लेयर में कौन मिला, कॉरोइड मिला, सिलियरी बॉडी मिली, सस्पेंसरी लिगामेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेटाइना, दैट इज योर रेटाइना, दिस इज योर रेटाइना। और रेटाइना कौन सी लेयर है बच्चों, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। एक्चुअली जो स्क्लेरा है इसको हम व्हाइटिश ऑफ आई भी कहते हैं। आपकी आंख में व्हाइट पोर्शन जो दिखता है ना, when you see your eyes you can find out white portion, that is called sclera, that is called sclera। अब तो रेटाइना है, इनरमोस्ट लेयर है, हाईली वेस्कुलर पार्ट ऑफ द आई कहते हैं, और मेजर ब्लड सप्लाई इसी में होती है। पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस की वजह से रेटाइना की कैपिलरी डैमेज होगा, रेटाइना की कैपिलरी डैमेज होगा, ब्लड लीक आउट होकर के जो आपके आई के अंदर, जो आपके आई के अंदर ये साइड में व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा, रेड। दैट काइंड ऑफ सिम्पटम वी कैन से रॉड स्पॉट, क्या कहते हैं, रॉड, आगे समझ में, दैट इज अ रॉड स्पॉट। ये एंटीरियर स्ट्रक्चर है आई का, ये ब्लड वेसल्स का रप्चर होने की वजह से हेमरेज दिख रहा है। जब आप आई का एग्जामिन करोगे, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे, यहां पर कैपिलरीज आपको डैमेज दिख रही होगी, दैट साइन वी कैन से रॉड स्पॉट, लिटिन साइन, प्लीज राइट डाउन। ऑस्लर नोड, जानवी नोड, समझ में आ गया? दोनों में पेनफुल कौन सा है, पेनलेस कौन सा है, वेरी गुड, बहुत डेंजरस, पूरा बोलो पूरा, जानवी लीजन, हाँ, हु इज डेंजरस पेनफुल, आप बोले जानवी, सिम्टम पूरा बोलो बेटा। नेक्स्ट है, ओके फाइन, लिखो। नेक्स्ट नेल बड और स्प्लिंटर हैमरेज, इस पिक्चर में थोड़ा सा देखिएगा, ये जो नेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आप यहां पर फाइंड आउट करिएगा, दैट इज अ हैमरेज। सपोज दिस इज योर नेल, there is a body, there is a tip of nail, this one nail buds। इस पर पेशेंट की कैपिलरी डैमेज होने की वजह से आप नेल का आउटर सरफेस देखोगे, इस तरीके से ब्लीडिंग आपको डिटेक्ट होगा, दैट इज नाउन एज हैमरेज, दैट इज नाउन एज हैमरेज। तो मैंने कहा नेल बड स्प्लिंटर हैमरेज, टीनी मतलब माइक्रो, टीनी ब्लड स्पॉट दैट अपीयर अंडरनीथ योर नेल, present in the infective endocarditis, Zanvi node, Osler node, this one also, सभी किस्मों का infective endocarditis, so please write down nail bud splinter hemorrhage, again present in the patients with the infective endocarditis। Now it's very important, there's a clubbing of finger or digital clubbing। इसका मेनली जो कॉज होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हैमरेज हो रहा है, कैपिलरी डैमेज हो रहा है, तो डिजिटल फिंगर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आपको फिंगर दिखेगा, क्लबिंग फिंगर और वी कैन से डिजिटल क्लबिंग, रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉनिक लो ऑक्सीजन लेवल, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कैन कॉज ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यूज, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगा,
that condition we can say clubbing of finger or digital clubbing. नॉर्मली आपका नेल का डिग्री ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों? 1 वेरी गुड 160 डिग्री एंगल. कुछ कुछ बच्चों ने नेल बढ़ा रखा होगा, उनका 160 नहीं होगा. हाँ, जिसका नॉर्मल नेल कट करने के बाद रहता है 160. वहीं जब पेशेंट को क्लबिंग ऑफ फिंगर होता है दैट्स अराउंड 180 डिग्री. 180 डिग्री फाइंड आउट इन क्लबिंग ऑफ फिंगर. याद रखिएगा, नॉर्मली आपका नेल का एंगल जो है 160 डिग्री पे होता है, 160 मानते हैं, और क्लबिंग ऑफ फिंगर का पेशेंट मिलेगा तो सेल का ग्रो की वजह से ये 180 डिग्री पे. आप इस पिक्चर में देख सकते हो सबका नेल जो है थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है, प्रोमिनेंट दिख रहा है. ये नॉर्मल से ऊपर की ओर ऐसा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो वी कैन से क्लबिंग ऑफ नेल और क्लबिंग ऑफ फिंगर. 180 डिग्री आप नोट डाउन कर लेना. 160 दैट्स नॉर्मल. 160 दैट्स नॉर्मल. इससे पता लगाएंगे पेशेंट को क्लबिंग ऑफ फिंगर है. तो एक फर्दर मेथड है. आप दो पिक्चर दिख पा रहे होंगे. पहले वाला लिखा नॉर्मल. आप सभी क्या करो, आपका भी चेक करते हैं. दोनों डिस्टल जो जॉइंट है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उस जॉइंट को मिलाओ और देखो उसके बीच में ट्रायंगल दिख रहा होगा. यू कैन ट्राई टू सी एवरीवन. फिंगर को ऐसे बोल कर डिस्टल को मिलाओ और नील को टच करो, बीच में ट्रायंगल शेप दिखाओ करते पतंग के आकार का. यदि दिख रहा है इट मींस नॉर्मल. देखिएगा पीछे वाले बच्चों को पूरा डिजिटल बोर्ड दिख जाएगा उससे. है और नहीं दिख रहा है इट मींस यू आर सफरिंग विद द क्लबिंग ऑफ फिंगर. दिख रहा है, यू कैन डू लाइक दैट. दैट इज अ क्लब, दैट इज अ ट्रायंगल शेप. मैंने थोड़ा इज्जत लिखा डायमंड शेप, है ना, डायमंड शेप. इसको हम कहते हैं स्टार मार्क साइन. प्लीज नोट डाउन. ये क्लबिंग ऑफ फिंगर को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है. डायमंड शेप विंडो ऑफ द नेल ऑफ टू फिंगर्स. फटाफट लिखिएगा, इतना बड़ा मिल रहा है. ये छोटा सा डायमंड शेप है, बहुत बड़ा डायमंड बन रहा है. राइट आउट. दिस इज एक्जेक्टली डायमंड, बट दिस अ बिग डायमंड. कल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. गुड गुड गुड, वेरी गुड. सारे डाउट्स क्लियर हो गए? 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर आया तो फिर क्यों इतने कम आए? थोड़े बहुत नंबर कम आए तो निराश नहीं होना है. इट्स मॉडल पेपर और अभी बहुत सारा सिलेबस आपका पेंडिंग है. तो ऐसा ना लगे कि मेरे 20 नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी 20 नंबर का ही पढ़ा है. जब 40 नंबर का पढ़ोगे 40 नंबर आएगा, 60 नंबर का पढ़ोगे 60 नंबर आएगा, और सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आकाश अधिकारी भी बनोगे, है ना. आपको समझ आकाश कितने नंबर कैसे आ रहे हैं? आकाश आई थिंक 2 बैच ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होगा, 1.5 से 2 बैच. अब एक टॉपिक आप 4 बार पढ़ रहे हो और हजारों एमसीक्यू आप अटेंड कर रहे हो. लगभग मंथ में आप 6 पेपर अटेंड करते हो. तो आप भी आकाश बन सकते हो. याद है मुझे आकाश, जब पहले दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, आज जो फेज आपका उसी का था, है ना. चाहे वो ऑफलाइन का कोई भी स्टूडेंट जो नर्सिंग ऑफिसर बना है, उनका वो स्थिति थी जो आज आपको लग रही है. बट उन्होंने वो जर्नी आपसे 10 महीने पहले स्टार्ट की है, तो वो उसका एक बेनिफिट आपको दिख रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कब 90 पे पहुंचूंगा, है ना. बट ये बात याद रखना, जैसे आपका सिलेबस पूरा होगा सेल्फ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. यदि आपने टीचर का कहना माना तो, और विजिटर बने हैं तो 10 साल बाद भी पॉसिबल नहीं. ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मल्टीपल कंटेंट मत पढ़ो. एक थ्योरी, उस थ्योरी के आसपास के सारे एमसीक्यू वो आप कहीं से भी पढ़ो. बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश ना करो. हमेशा जब भी आपको कोई कहना कि ये बुक पढ़ ले, ये नोट्स पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना कि जो मेरे पास है वो 100% आता है क्या मुझे. यदि सवाल का जवाब आता हाँ, तो आप परचेज करिएगा, और जवाब आता नहीं तो पहले उसको 100% पूरा करो. हम लोग क्या इंडियंस क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर है. कोई आके बोले सुनो फलाना एग्जाम है, फलानी बुक से इतने सारे एमसीक्यू आए. अच्छा कैसे मिलती है? ऑनलाइन मिलती है. ऑर्डर कर दी, बुक आई, अच्छी लगी, अलमीरा में रख दी. फिर एग्जाम देने गए, अरे तू कहां से पढ़ रहा है, वो सुना वो वाली बुक, सब कुछ वहीं से आता है. फिर 500 रुपए का चढ़ावा. ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, बता देता हूँ. सिस्टमेटिक स्टडी, अच्छे से थ्योरी, थ्योरी के साथ एमसीक्यू, जितना 50 सको आप उतना ही करो, वरना इट कैन कॉज डायरिया, है ना. डायरिया मींस पूरा दिमाग ऐसे हो जाएगा, सर कुछ भी याद नहीं हो रहा है. और ज्यादा लोगों से सलाह मत लो, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे. मल्टीपल सजेशन कैन कॉज मिसकंसेप्शन. देखिए हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, याद करने का तरीका अलग है. कोई रात को याद करता है, कोई सुबह करता है, कोई दिन को करता है. और दिन को नंबर कमाए, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं. शाम होते समय आपके दिमाग में 50 आइडिया घुस चुके होंगे. फिर कौन सा सेलेक्ट करोगे?
है ना? तो कुछ सारी चीजों पे कंट्रोल रखना है। हमेशा कहते हैं कि खाना भी ज्यादा खाते हो तो रिगजिटेशन हो जाता है, और ये तो स्टडी है। 1300 ग्राम का ब्रेन और दुनिया भर का कंटेंट, घर की परिस्थिति, अपने इश्यूज, फ्यूचर के लिए इश्यूज, कितनी सारी चीजों को अलग अलग जगह स्टोर करना पड़ता है। कौन सा दरवाजा कब खोलना हमें नहीं पता होता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। सिलेक्शन होगा, वक्त लग सकता है, कभी कभी लंबे वक्त के बाद आउटपुट मिलता है, बट मिलेगा जरूर। ये नहीं कि 6 महीने हो गए, सर घर वाले पैसे नहीं भेज रहे, सर मम्मी घर पे बुला रही, वहां तो थे पहले आप, यहाँ आए हो ना कुछ बन के जाना, फिर सर वो फैमिली इश्यू, सर वो हस्बैंड ने इतना ही टाइम दिया, हस्बैंड ने नर्सिंग कर रखा क्या, जो टाइम देके भेजा जा सिलेक्शन लेके आ जा, फैमिली वालों ने 8 महीने दिए फिर बोला शादी करवा देंगे। इस तरीके के इश्यूज की वजह से यदि आप क्विट कर रहे हो ना बच्चों, पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आप करो एक बार फेलियर हो गए, डबल ताकत से फिर उठो, फिर फेलियर हो जाए फिर उठो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस। मैं इसलिए बता रहा हूं, आज सुबह एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसकी रियल कहानी सुनाता आपको। 8-10 बैच की स्टूडेंट थी, जेएनसी ऑफलाइन बैच। शी कॉल मी, सर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन, आपने सिलेबस पूरा किया? नहीं सर। सर 1 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे अभी तक। वो कहां फंसी हुई है? 1 लाख रुपए। मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, दूसरा पॉइंट। मेरे घर में पढ़ने का एनवायरमेंट नहीं है, तीसरा पॉइंट। पॉइंट पे पॉइंट मुझे बताई जा रही है। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या बेटा सिलेबस पूरा किया? सर मैं 2 महीने से वापस आ गई, तो सिलेबस नहीं पढ़ा। अब बिना पढ़े आप 10 महीने से कॉल करो, 10 साल से कॉल करो, सिलेक्शन कहां से होगा? फिर पूछा कैसे पढ़ते हो? सर मन ही नहीं लगता, एनवायरमेंट नहीं है, मन ही नहीं लगता। अरे भैया सिलेक्शन के लिए हड्डियां गलानी पड़ती है, रात ही नहीं करना पड़ता है, सिलेबस पढ़ना पड़ता है, एमसीक्यू कितने सारे एमसीक्यू निकालने पड़ते हैं, फिर भी कमी आ जाती है। तो बच्ची का पूरा दिमाग ब्लेम करने पर बिजी है। शी नेवर ट्राई टू एक्सेप्ट रियलिटी। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करी मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया, मैंने कोई एमसीक्यू नहीं निकाले, बस घर वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, 1 लाख रुपए लगाते हैं, वो कह रहे जॉब कर लो, मैं जॉब करना नहीं चाहती हूँ। मल्टीपल रीजन, एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसा तो कोई दुनिया में है नहीं जो आपको पैसा नहीं दे सकता। यदि आपके साथ कोई मेडिकल हादसा हो जाए, घर वाले 5 लाख भी खर्च करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो वहां 5 लाख कर सके तो हम 1 लाख खर्च करवाने में कोई दिक्कत नहीं, हम 1 लाख के बदले लाखों रुपए वापस लौटाएंगे। तो ऐसे मौके, ऐसे बहाने मत मारना, आखिरी सांस तक लड़ना जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। नेवर एवर फेल इन योर लाइफ। और यदि एक्सेप्टेंस नहीं है, क्लेमिंग करके खुद को अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करोगे, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। सच्चाई है, गलती हुई है कान पकड़ो, और गलती नहीं हुई है तो सुधार करो। हर बार नहीं, पेपर का नहीं था, मैंने पढ़वाया नहीं, पढ़ने पेपर कहां से आया? पेपर वहीं से आया जहां से आप पढ़ रहे हो। बट उसने ये नहीं पूछा, 7 लाइन वाला क्वेश्चन डाल दिया। उसने ये नहीं पूछा कि ऑस्लर नोट किसका सिम्टम है, उसने 7 लाइन लिख दी, देख करके शरीर से हम डर गए, बहुत बड़ा एमसीक्यू नहीं हो रहा है, और जिसने पढ़ाई क्यों कर लेगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखो, स्टेबल करो, मल्टीपल चीजों को दिमाग में आने से रोको, पढ़ाई में बिजी रखो, नींद आ रही है सो जाओ, जबरदस्त संघर्ष करो, आंखें बंद हो रही है, क्या छूट रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आज पूरे किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बुक है, हर किसी के पास, मेरे साथ 1.5-2 किलो की बुक है, थोड़ा ऊपर उठाओगे। ये स्टडी नहीं है बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल देखे अभी। अगला देखिएगा इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या और कर सकते हैं। ईसीजी में चेंजेस देखो, वाइडनिंग पीआर मिलेगा। वाइडनिंग पीआर का रीजन है कंडक्शन सिस्टम का इंपैयरमेंट होना। ब्लड कल्चर में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता लगाएंगे। तो आज से मल्टीपल सलाह लेना बंद कर देना बच्चों। नहीं, कोई गलती से भी गलती हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे आप सलाह मांगो, डॉक्टर साहब भी दे देंगे, 6 घंटे पढ़ो, जल्दी उठो। जी जी बिल्कुल। मैनेजमेंट जाओगे तो एंटीबायोटिक दे सकते हो, और इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैंने ऐड किया एम्पिसिलिन, जो मोस्ट प्रोबेबल ड्रग यूज करते हैं टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नायोटिक्स दे सकते हो कार्डिक आउटपुट जो इंक्रीज करने के लिए। निकोक्सिन दे सकते हो यदि पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस है, क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करता है, और डिगॉक्सिन कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। डिगॉक्सिन कहां बढ़ाता है? हार्ट फेलियर में, याद है? देन अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन एंटीकोगुलेंट बिकॉज़ दे इंक्रीज रिस्क ऑफ टेम्पोनिन। देखिए एस्पिरिन दोगे, अभी हमने क्या देखा बच्चों? एंडोकार्डिटिस कैन कॉज डैमेज ऑफ द कैपिलरीज, डैमेज ऑफ कैपिलरी कैन कॉज ब्लीडिंग, कैन कॉज। एस्पिरिन दोगे तो ब्लीडिंग, और एंटीकोगुलेंट में हेपेरिन और वारफरिन दोगे ब्लीडिंग, और तो हमें अवॉइड करना, अदरवाइज ब्लड एक्युमुलेट होकर के कार्डिक टेम्पोनेंट कॉर्ड हो जाएगा। तो ये दो ड्रग नहीं देना है, एस्पिरिन नहीं देना, एंटीकोगुलेंट के एग्जांपल मैं लूं हेपेरिन, वारफरिन does not administer patient support with the endocarditis. मेनली एम्पिसिलिन यूज करते हैं बच्चों, इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो एम्पिसिलिन मोस्ट प्रोबेबल ड्रग। बाकी सिम्टोमेटिक ड्रग है डायोटिक्स, वर्कलोड कम करने के लिए, डिगॉक्सिन आउटपुट बढ़ाने के लिए।
Now the nursing management, as a nurse हम endocarditis वाले patient में क्या कर सकते हैं? Give high Fowler upright or leaning forward position. Auscultate for the pericardial friction rub. Pericardial rub sound usually best between apex to sternum. Already मैंने आपको बताया. Pericardial friction rub देखने का main purpose है to find out present of pericarditis and pericardial effusion. कोई pericarditis responsible तो नहीं है, तो हम pericardial friction rub को सुनेंगे. याद होगा मैंने आपको medical sign पढ़ाया था. Medical sign, complication of thrombus, heart failure, cardiomyopathy, blood clot. मैंने आपको कहा था बच्चों blood clot का formation होने का risk होता है. Patient को heart failure हो सकता है और muscle का involvement है तो cardiomyopathy. तो ये further complication है जो endocarditis की वजह से develop हो सकता है, तो हमें इनको monitor करना है. Next, monitor for the confusion, dyspnea, dysphagia, which may indicate central nervous emboli. यदि patient confuse हो रहा है या patient को dysphagia हो रहा है, difficulty in swallowing, तो इन दोनों का cause हो सकता है nerve impairment और impairment of the nervous system. Reason, CNS emboli. आपको याद है बच्चों जब हम लोग DVT पढ़ते हैं, deep vein thrombosis पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि DVT can cause pulmonary embolism. Pulmonary, because clot towel enter into the lungs can cause embolism. यदि patient को endocarditis है तो heart तो blood सबको दे रहा है. It may embolism can enter into the nervous system, can cause confusion, can cause nerve impairment can cause dysphagia. Nerve impairment can cause, यदि nervous system के symptom दिख रहे हैं इसका मतलब आपको blood clot कहां पहुंच गया? ब्रेन में. तो ये भी आपको मॉनिटर करते रहना एंडोकार्डिटिस वाले पेशेंट को. प्लीज सिट डाउन. लास्ट लाइन में पल्मोनरी एम्बोलाई होगा तो डेफिनेटली प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कफ हो सकता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम आपको दिखेंगे, कार्डिक सिस्टम के सिम्टम आपको दिखेंगे. भाई फॉलो कितने डिग्री एंगल पे देते बच्चों? 82. वेरी गुड. 90 डिग्री एंगल पे. तो ये पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डिक टेम्पोनेंट. Now it's cardiac components or pericardial components. आउटर मोस्ट लेयर पढ़ा था बच्चों, उसमें दो फर्दर लेयर बताया था, पैराइटल पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम. और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या पढ़ा हमने? पेरिकार्डियल सैक और पेरिकार्डियल कैविटी. और मैंने आपको ये भी कहता नॉर्मली कितना सर्फेक्टेंट होता है? 5 to 20 ml में सर्फेक्टेंट पाया जाता है और ये सर्फेक्टेंट का मेन काम होता है टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम. अभी हमने डिजीज पढ़ा पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस में इसी पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है. इट में पैराइटल और इट में विसरल, किसी भी लेयर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा तो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस. क्या कहेंगे? अब यदि पेरिकार्डाइटिस या कोई भी अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की वजह से ये जो सर्फेक्टेंट है, ये सर्फेक्टेंट बढ़ करके इंक्रीज होकर के मोर देन 20 या 20 to 50 ml हो गया, इसका मतलब एक्युमुलेशन बढ़ा या कम हुआ? अगर एक्युमुलेशन इंक्रीज होना इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनेंट्स. क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेंट. और यही एक्युमुलेशन यदि 50 से ज्यादा होगा तो वी कैन से क्रॉनिक कार्डियक टेम्पोनेंट्स. क्या बोलते हैं? तो आई विल शो यू हियर, यू कैन सी एवरीवन कि कार्डियक टेम्पोनेंट्स क्या होता है. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कुछ ऐसे नहीं, गुब्बारा भरा हुआ है. पहले वाला हार्ट देखते आ रहे हैं अपन. अब यहाँ पर आप देखोगे पेराइटल है, विसरल है और बीच में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है. दैट इंडिकेट कार्डियक टेम्पोनेंट. मैंने आपको पेरिकार्डाइटिस का इमेज दिखाया था जहां पर आपको इन्फ्लेमेशन दिख रहा था और पेरिकार्डाइटिस को ट्रीट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कार्डियक टेम्पोनेंट्स. दैट इज यू कैन सी cardiac tamponades, the compression of the heart by an accumulation of the fluid in the pericardial sac. Tamponates restrict ventricular filling and decrease your cardiac. अब tamponade क्या करेगा? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होने देगा.
जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा तो चैम्बर के अंदर ब्लड नहीं आएगा, और ब्लड नहीं आएगा वेंट्रिकल फिल नहीं होगा, वेंट्रिकल फिल नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट ड्रॉप हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, compression of heart by an accumulation of the fluid in the pericardial sac, the temporary restrictive ventricular filling can drop your cardiac output, और इसका मेन कॉज पेरिकार्डिटिस ही देखने को मिलता है। होगा देन कॉजेस में देखेंगे तो पेरिकार्डिटिस मेनली है, साथ में कैंसर और चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, कैंसर दैट आल्सो वी कैन से लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो याद होगा मैंने पेरिकार्डिटिस में पढ़ाया था मेटास्टेसिस, और मेटास्टेसिस में दोनों नाम बताए थे, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पर भी दोनों दोनों कैंसर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ चेस्ट ट्रॉमा टू इंजरी ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर। आपके लिए मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर दो चीजें जो एग्जाम में कई बार आई हुई, आप ध्यान से समझना, एक पल्सेस पैराडॉक्सेस पढ़ेंगे, और पैराडॉक्सिकल पल्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, डिक्रीज इन अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 to 12 mm of Hg during inspiration. It also present in a diaphragmatic palsy. Pulses paradoxus, paradoxic pulse, systolic blood pressure. Everybody know, जब हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें, तो नॉर्मली सिस्टोलिक 120 होता है, और डायस्टोलिक किलो पास्कल में देखेंगे 16 11 kPa। तो आपके पास दो यूनिट है, एक mm of Hg है, एक kPa है, किलो पास्कल है, 120 80 mm of Hg है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब यदि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट हुआ, फ्लूइड का एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन हुआ, तो एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और उसमें कौन डिक्रीज हो रहा है, मतलब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर 120 दैट गोइंग टू डिक्रीज अराउंड लेस देन 10 to 12 mm of Hg, और ये पर कौन से मूवमेंट में हो रहा है। अब ये समझना है कि इंस्पायरेशन में कैसे होता है, एक पूरा मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप रेस्पिरेटरी मूवमेंट को बदलोगे तो ब्लड फ्लो फ्लक्चुएट होगा, और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है दैट गोइंग टू बी डिक्रीज। उससे पहले एक इमेज पुट कर रहा हूं, तब तक आप ये लिख लीजिएगा साथ में। कुछ हुआ, अब क्या होगा, एक इमेज मैंने आपके सामने पुट किया है, सपोज दिस इज योर लंग्स, दैट इज योर लंग्स, दिस इज द डायफ्राम, राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई, और दोनों लंग्स के बीच में कौन लोकेटेड होता है, हार्ट। अब जैसे आप इंस्पायरेशन करोगे तो आपका एयर लंग्स में जाए तो लंग्स क्या होगा, एक्सपांड होगा, लंग एक्सपांड होगा, लंग एक्सपांड होगा, प्रेशर किस पे पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। दोनों लंग्स के बीच से ही इंफीरियर वेना कावा निकलता है, दोनों लंग्स के बीच से ही डिसेंडिंग थोरेसिक एब्डोमिनल आयोटा निकलता है, दोनों लंग्स के बीच से ही ईसोफेगस निकलता है। रिमेंबर, ये आपको समझ में आया, इंस्पायरेशन करने पर लंग्स का क्या होगा, एक्सपांशन। अब देखिएगा कैसे ये पूरा मैकेनिज्म रन करेगा जब पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, अब नॉर्मली इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब नॉर्मल रेंज पे होता है इट्स गुड, आपके लंग्स दोनों तरफ से एक्सपांड हो रहे हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस मीडियास्टिनल एरिया में कौन सा प्रेशर जा रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब नॉर्मल मैकेनिज्म चलता है, और ये नेगेटिव प्रेशर कहां कॉज हो रहा है, इंट्राथोरेसिक एरिया, दैट मींस इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर। अब नेगेटिव जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है तो देखिएगा इंक्रीज राइट वीनस रिटर्न, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा कहां है, दोनों लंग्स के बीच में, लंग एक्सपांड हो रहा है, तो इंफीरियर वेना कावा पे प्रेशर आ रहा है, और इंफीरियर वेना कावा पे प्रेशर आ रहा है, यहां से इंफीरियर वेना कावा ट्रैवल करता है, तो इंफीरियर वेना कावा पे यदि पेशेंट को प्रेशर मिल रहा है तो इंक्रीज क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या बढ़ेगा, मतलब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड क्या पहुंच रहा है, राइट एट्रियम क्या पहुंच रहा है, तो इंक्रीज राइट वीनस रिटर्न, फिलिंग राइट एट्रियम एंड
मोर देन ड्यूरिंग एक्सलेशन। जो नॉर्मली राइट एट्रियम में ब्लड आने का जो तरीका था, वो ब्लड आने का फ्लो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड का एक्युमुलेशन है, लंग एक्सपांड हो रहे हैं। व्हेन वी टेकिंग इंस्पिरेशन, लंग एक्सपेंशन, पुट प्रेशर ऑन द इंफीरियर वेना कावा, इंक्रीज वेनस रिटर्न टू द राइट एट्रियम। आ रहा है समझ में? ओके, जैसे पेशेंट का राइट एट्रियम में प्रेशर पुट हुआ तो ब्लड रिटर्न बैक आएगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो वॉल्यूम, डायलेट राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जरूरत से ज्यादा ब्लड होगा, राइट एट्रियम क्या होगा? डायलेट होगा, रिड्यूसिंग कॉम्प्लायंस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू देयर शेयर्ड सेप्टम। अब राइट एट्रियम के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये सेप्टम किधर चला जाएगा? ये तो उसको पार्ट होता है। तो यहां जब एक्युमुलेशन बढ़ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम का साइज क्या हो रहा है? छोटा। लेफ्ट एट्रियम का साइज छोटा हो रहा है, लोअर लेफ्ट एट्रियल कॉम्प्लेक्स रिड्यूस लेफ्ट एट्रियल वेनस। जब लेफ्ट एट्रियल का साइज छोटा हुआ तो ये अमाउंट आएगा, ये भी तो कम होगा, बस इसकी कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो लिखा है लोअर लेफ्ट एट्रियल कॉम्प्लेक्स रिड्यूस लोअर लेफ्ट एट्रियल वेनस रिटर्न एंड कॉन्सिक्वेंसेस कैन कॉज रिडक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। मतलब सारा ब्लड कहां भरा है? तो लेफ्ट एट्रियम की साइज छोटा होगा तो ब्लड कम आएगा, फर्दर जाने वाला ब्लड भी होगा, कम जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रीलोड भी क्या होगा? कम होगा। द रिडक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी नोटेड इन द रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ एस्पिरेशन। सिंपली आपको रिकॉल करता हूं, जब लंग एक्सपांड होंगे इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ने पर इंफीरियर वेना कावा पे प्रेशर आएगा, इंफीरियर वेना कावा पे प्रेशर आने की वजह से वीनस रिटर्न फास्ट आएगा इनटू द राइट एट्रियम। तो वीनस रिटर्न फास्ट आने की वजह से राइट एट्रियम में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो राइट एट्रियम एक्सपांड हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस लेफ्ट एट्रियम की साइज छोटी हो गई बिकॉज़ सेप्टल किधर शिफ्ट हो गया? जब साइज छोटी हुई तो लेफ्ट एट्रियम में आने वाले वॉल्यूम को भी कम रिसीव कर पाए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाने वाला वॉल्यूम भी कम हुआ, तो कार्डिक आउटपुट भी कहीं की क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। उस सिचुएशन में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कितना कितना डिक्रीज हो रहा है? 10 टू। इस पूरे सिम्टम को क्या बोलते हैं? और ये एमसीक्यू आएगा ही, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन। पल्स पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिक पल्स। नीचे वाला मैकेनिज्म है, ऊपर वाला इसका स्पेशल सिम्टम है, पल्स पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिक पल्स। आपको पल्स पैराडॉक्सिस को याद रखना है, आपके नॉलेज के लिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है। और पल्स पैराडॉक्सिस को याद रखना, इस लिखने के चक्कर में भूल मत जाना। अरे थोड़ा पैराग्राफ है, सिर्फ इसका मीनिंग है, exactly what do you mean by the pulsus paradoxus? Just decrease your systolic blood pressure less than 10 to 12, especially during inspiration. साथ में it also present diaphragmatic palsy. Actually diaphragmatic palsy में क्या होता है? Damage of pharynx nerve। ये pharynx nerve जो है डायफ्राम को नर्व सप्लाई करता है, और pharynx nerve डैमेज होने की वजह से डायफ्राम काम नहीं कर पाता, that can cause diaphragmatic palsy. और diaphragm also participate for respiration. Damage of pharynx nerve that called diaphragmatic palsy. Okay, now next triad. Tamponade बच्चों यहाँ पर cardiac tamponade। ट्राइड बोलते हैं, ट्राइड वर्ड कहीं पर भी आता है तो थ्री सिम्टम्स टुगेदर, तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक साथ आते हैं, दैट वी कैन से ट्राइड, यू नो ट्राइड सिम्टम ऑफ मेनियस डिजीज, वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और tinnitus, रिमेंबर? अब यदि कार्डियक टेम्परेट का पेशेंट है तो एक तो पल्सस पैराडॉक्सिस अभी आपने देखा, तो तीन सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं? आई हैव मेंशन 3D। पहला डी का डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिस्टेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल
डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, अभी आपको मैंने कहा था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 10 to 12 mm ऑफ, तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। डिस्टेंडेड जुगुलर वीनस, क्योंकि जब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा वाला ब्लड रिसीव नहीं हो पाएगा, तो सुपीरियर वेना कावा ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जुगुलर वेन का होगा डिस्टेंडेड। तो 3 डे याद रखना, एक डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, इनको कहते हैं ट्राइड सिम्पटम ऑफ कार्डिक टेम्पोरेंस, 3D। And that means abnormal heart sound, decrease arterial blood pressure, distended jugular vein. What is the normal jugular vein pressure? 6 to 8 centimeter. Very good. बाकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, मोस्ट एक्यूरेट जो है इको कंसीडर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ब्लड का एक्युमुलेशन, मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक मेथड टू फाइंड आउट कार्डिक टेम्पोरेंस। और इको जब करते हैं उस समय पेशेंट को लेफ्ट साइड में लेटाना है, लेफ्ट आर्म को वाइड और अपडेट करना है, ताकि लेफ्ट साइड के पोर्शन में ही ब्लड का एक्युमुलेशन का रिस्क होता है, और लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है अपेक्स ऑफ द हार्ट, और अपेक्स के सराउंडिंग ज्यादा फ्लो होता है बिकॉज वो सबसे डिस्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए पेशेंट को जो पोजीशन आपको दिख रही है लेफ्ट लेटर तो है, लेफ्ट हैंड को अपडेट किया हुआ अवे फ्रॉम द मिड लाइन किया हुआ है, ताकि ट्रांसड्यूसर को आप अच्छे से रोटेट कर सके। ये डिवाइस को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं और आप उस एरिया को अल्ट्रासोनोग्राफी में देख सकते हैं, दैट इज इको। तो मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक मेथड पूछे जिसमें पता चल जाता है कितना एरिया जहां ब्लड फ्लूइड का एक्युमुलेशन है। हुआ नाउ हाउ कैन ट्रीट, एक्चुअली कार्डिक टेम्पोरेंस का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कार्डियोसेंटेसिस होता है। क्या होता है आपको मैंने अभी पेरिकार्डाइटिस में पढ़ाया था कार्डियोसेंटेसिस, 16 टू 18 गॉस का निडल था, जिपॉइड प्रोसेस के लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना था 30 to 45 डिग्री एंगल, याद है? उसके अलावा यदि हम बात करें तो आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब टू मैनेज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जरूरत लगे तो सर लाइन लिखना, नो नीड टू राइट इन डिटेल, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब टू मैनेज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जरूरत पड़ने पर एज नीडेड, बट नॉट इमीडिएट ट्रीटमेंट बट एज नीडेड। यदि वॉल्यूम कम लग रहा है देन दे कैन पुट। व्हेन सर्जिकल मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डिक टमी स्पेशली, हाँ लिखो ना, लाइक कुछ एक लाइन लिखना, इसको इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, मुझे लगा आप रेड कलर भी शो किया होगा, पहले ब्लू लिखा होगा फिर रेड लिखा होगा। पेरिकार्डिक टमी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। पेरिकार्डियल पेरिटोनियल शंट, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियल पेरिटोनियल शंट, एक्चुअली शंट जो है क्या करता है, डाइवर्ट करता है फ्लो या फ्लूइड पाथवे, जैसे आई थिंक एवरीबॉडी नो हाइड्रोसिफिलिस, है ना, हम लोग हाइड्रोसिफिलिस पढ़ते हैं, और हाइड्रोसिफिलिस में वीपी शंट लगाते, कौन सा? वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, जिसमें वेंट्रिकुलर सरफेस में ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और फिर पेरिटोनियल कैविटी में जो भी एक्सेसिव एब्नॉर्मल सीएसएफ होगा वो ड्रेन आउट होकर कहां जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी डज हैव नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा वेस्ट फिल्टर हो जाएगा और बाकी वापस ब्लड में चला जाएगा। तो यहां पर भी यदि हम पेशेंट को लगातार हार्ट के सराउंडिंग फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है तो पेरिकार्डियल पेरिटोनियल शंट का मतलब पेरिकार्डियल सैक में ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और कहां छोड़ देंगे? पेरिटोनियल कैविटी में। तो एक्सेसिव एक्युमुलेशन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर हो जाएगा और वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। पेरिकार्डियोडेसिस ये एक स्पेशल वर्ड है, पेरिकार्डियोडेसिस, इसमें हम क्या करते हैं, या तो स्टेरॉइड या टेट्रासाइक्लिन या एंटी नियोप्लास्टिक। देखिए एंटी नियोप्लास्टिक को आप कीमोथेरेपी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? कीमोथेरेपी या एंटी कैंसर ड्रग। एक्चुअली एंटी नियोप्लास्टिक कब यूज करेंगे? 3 कॉज बताए थे, ट्रॉमा, कैंसर, पेरिकार्डाइटिस, रिमेंबर? तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से तो एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करेंगे, कैंसर की वजह से कार्डिक टेम्पोरेंट हुआ है तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एंटी नियोप्लास्टिक। बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कीमोथेरेपी, और वी कैन से एंटी कैंसर, जिसमें एल्केटिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, टोफोआइसोमरेज, है ना, दैट माइटोटिक स्पंडल, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग हम यूज करते हैं। डायरेक्टली कहां एडमिनिस्टर करेंगे? इनटू द पेरिकार्डियल। इन ड्रग की वजह से क्या होगा? स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है
हार्डनिंग या श्रिंकन डाउन, हार्डनिंग या श्रिंकन डाउन। आपने सुना है कभी कभी स्क्लीरोथेरेपी, स्क्लीरोथेरेपी हेमोरॉइड्स में सुना होगा, इसोफेजियल वेराइसिस में सुना होगा, वेरिकोस वेन में पढ़ोगे। स्क्लीरोथेरेपी का मतलब होता है टू एडमिनिस्टर स्क्लीरोसेंट एजेंट इनटू द ब्लड वेसल्स। सपोज ये आपको वेरिकोस वेन है, ये आपकी वेन है और इस तरीके से डायलेटेड वेन है, दैट इज अ वेरिकोस। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्लीरोसेंट एजेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, वो ब्लड के साथ मिलकर के ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, श्रिंकन डाउन। एक डिजीज आपने सुना होगा हेमोरॉइड्स, है ना, हेमोरॉइड्स में हम क्या करते हैं, उस डायलेटेड ब्लड वेसल्स में स्क्लेरोसिन एजेंट को एडमिनिस्टर करेंगे और डायलेटेड को क्या कर देगा, श्रिंकन डाउन, मतलब उसका डायमीटर वापस क्या आ जाएगा, नॉर्मल। ठीक उसी तरीके से यदि पेशेंट को कार्डिक टेम्पोनेट है, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन है, तो पेरिकार्डियोडेसिस पेरिकार्डियोडेसिस करते हैं, जिसमें या तो स्टीरोइड को डालते हैं या एंटीबायोटिक डालते हैं या एंटीनियोप्लास्टिक को सीधा ही का एडमिनिस्टर करते हैं पेरिकार्डियल, जिससे वहां पर एबनॉर्मल एक्युमुलेशन को सबसाइड करके वापस डायलेटेड पोर्शन को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाया जाएगा। तो एक तो ये टेक्निक है, एक सन डाल सकते हैं या फिर वहां पर इन्फ्लाम्ड पेरिकार्डियम को रिमूव कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट दिनों से ट्रीट नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है पेरिकार्डियो सिंथेसिस। क्या होता है, प्लीज राइट डाउन, पेरिकार्डियो सिंथेसिस, पेरिकार्डियोटमी, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल शंट, पेरिकार्डियोलिसिस और पेरिकार्डियो सिंथेसिस। मेनली कॉज कौन है, पेरिकार्डाइटिस कॉज कौन है, मेन सिम्टम कौन है, पल्स लिखा सभी ने, तो दैट थिंग व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द कार्डिक टेम्पोरेट्स, मेनली कॉज कौन है, पेरिकार्डाइटिस कॉज कौन है, मेन सिम्टम कौन है, पल्स पैराडॉक्सिस, फाइट सिम्टम कौन है, डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिस्टेंडेड और डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, डिक्रीज। तीन सिम्टम एक साथ है, because ट्राइड सिम्टम ऑफ द कार्डिक टेम्पोरेट्स, मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पल्स पैराडॉक्सिस, जिसमें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 to 12 mm of Hg कम हो जाता है। और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में पेरिकार्डियोटमी, पेरिकार्डियोडेसिस और पेरिकार्डियो पेरिटोनियल शंट, लास्ट में दैट इज अ पेरिकार्डियोसिंथेसिस। रिमेंबर नाउ नेक्स्ट वन, valvular disease of the heart, valvular disease of the heart, how many walls we have, four walls, between right atrium right ventricle कौन सा wall होता है, tricuspid, कौन सा wall होता है, very good, that is a tricuspid, tricuspid, इसको हम कह सकते हैं right atrio ventricular wall, very good, between right atrium और right, दूसरा जो wall है there is a bicuspid, bicuspid, और bicuspid को कह सकते हैं left atrio ventricular या आपका mitral wall, okay, between right ventricle और pulmonary artery कौन सा wall होता है बच्चों, pulmonary, कौन सा होता है, pulmonary walls, दूसरा नाम सेमी लूनार, क्या बोलते हैं, सेमी लूनार, सेमी लूनार वॉल्स, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, आयोटिक, आयोटिक या सेमी लूनार वॉल्स। तो वी हैव फोर डिफरेंट वॉल्स जो आपके हार्ट के चेंबर को अलग अलग ब्लड फ्लो को भेजने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। आपको याद होगा ट्राइकस्पिड वॉल जो मैंने पढ़ाया था 6 टू, कितना इसका साइज क्या था, 6 to 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट वॉल, क्या कहते हैं, हार्ट का सबसे बड़ा वॉल, हार्ट का सबसे बड़ा वॉल कौन सा है, ट्राइकस्पिड, 6 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बाइकस्पिड पड़ा 4 to सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वॉल की साइज है। एंड पल्मोनरी 2.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आपके हार्ट का कौन सा है, स्मॉलेस्ट वॉल, कौन सा है बच्चों, स्मॉलेस्ट वॉल, ओके। देन अयोटिक वॉल 2.6 to 3.5 सेंटीमीटर। अभी आपके पास चार वॉल्स है, चार वॉल का साइज है। फर्स्ट ट्राइकस्पिड सबसे बड़ा है, लगभग 6 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा वॉल मैंने यहाँ पर लिखा था पल्मोनरी 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी तरफ मैंने लिखा बाइकस्पिड 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक लिखा मैंने आयोटिक 2.6 to 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी हैव फोर वॉल्स और चार वॉल की अलग अलग साइज है, सबसे बड़ा वॉल ट्राइकस्पिड, सबसे छोटा वॉल पल्मोनरी। रिमेंबर एवरीवन, अब वॉल्वुलर डिजीज में हम जब पढ़ेंगे तो दो चीजें हमें याद रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जो बार बार रिकॉल करना होगा। एक मैं हमेशा जिक्र करता है स्टीनोसिस, स्टीनोसिस जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं नैरोइंग, नैरोइंग। एग्जैक्टली स्टीनोसिस और नैरोइंग का मीनिंग क्या होता है, सपोज हियर यू कैन सी एवरीवन,
सपोज ये ट्राइकस्पिड वॉल है, अब इस ट्राइकस्पिड वॉल का डायमीटर नैरो हो गया, डायमीटर नैरो हो गया। इस नैरो होने का कॉज क्या हो सकता है? कैल्शियम बिल्डअप ऑन वॉल, कैल्शियम बिल्डअप ऑन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ वल्वुलर सेल, वॉल के सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होना या वॉल पे कैल्शियम का बिल्ड होना, कैल्शियम का जमा होना, इनकी वजह से आपके वॉल का साइज क्या हो गया बच्चों? नैरो साइज की वजह से योर वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली, योर वॉल डज नॉट ओपन। जो राइट एरिया में ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में तभी आएगा जब योर वॉल गोइंग टू बी ओपन कंप्लीटली। जब वॉल कंप्लीट ओपन नहीं होगा तो फ्लो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? तो दैट मींस स्टेनोसिस और नैरोइंग का मतलब होता है वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली इज कॉल्ड स्टेनोसिस। अब एक बात का और ध्यान रखना, सपोज ये वॉल हम बात करें 6 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे जैसे साइज कम होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ट्राइकस्पिड में स्टेनोसिस होगा, डिजीज कहलाई जाएगी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड हो सकता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, डिपेंड करता है कि कितना नैरो हुआ है। वही यदि बाइकस्पिड हुआ तो बाइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी में हुआ, अयोटिक में हुआ, तो हमारे पास 4 डिजीज मिले, 4 वॉल का स्टेनोसिस। रिमेंबर सेकंड वन, एक वर्ड आता है बच्चों रीगर्जिटेशन या रीगर्जिटेशन, और रीगर्जिटेशन को हम कहते हैं बैक फ्लो। मैं हमेशा कहता हूं शादी में ज्यादा खाना खाने की वजह से, भाई हम नॉर्मली शॉप पे जाते हैं, हमें गुलाब जामुन खाने का मन होता है ना, 2 पीस लेते हैं, 3 पीस लेते हैं, और शादी में जाके बोलते हैं रोटी तो हमेशा खाते ही है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कल तक का बंदोबस्त कर लें। योर स्टूडेंट लाइफ, व्हेन वी आर स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग जीएनएम, ऐसी शादी मिल तो जाए, स्टूडेंट लाइफ में रूम लेके रहना पड़ता है, मंथ का एंड होते होते हालात नाजुक हो जाती है, ना सब्जी के पैसे होते हैं, ना आटा लाने के पैसे होते हैं। फिर हम जावेद भाई की शादी ढूंढते हैं, जहां पर भी शादी का बढ़िया मंडप, अच्छे नए कपड़े निकालो, पैंट शर्ट टाई लगाओ, कॉन्फिडेंस के साथ गेट पे कोई खड़ा हुआ, नमस्कार, बुलाइए सर, जाओ आराम से 4-5 दोस्त ऐसे खड़े होकर बात को, लग रहा है आप कई सालों से जानते हो इस पंडित को या इस दूल्हे को या दुल्हन को। कोई आइसक्रीम टेस्ट कर रहा है, कोई बढ़िया अलग अलग फूड खा रहा है, एक आध कोई नालायक दोस्त आके ऑनर को बता दे कि ये बिन बुलाए मेहमान है, तो बर्तन साफ करवाने के लिए जाते हैं। अब नहीं होता है पहले, तो उस समय क्या होता है कि सोचते हैं कल सुबह तक की व्यवस्था कर ले, स्टमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर यहां तक भर लेते हैं, है ना, ऐसे ऐसे होकर और भर लेते हैं, और कोई पीछे से आके दोस्त ऐसे हल्क कर ले टाइट से, बैक फ्लो क्या होगा? फिर हम रूम तक घर पहुंचते तो झुकते नहीं है, झुकेंगे तो बाहर आ जाएगा, लेट नहीं, 11 बजे तक बैठे रहेंगे, बातें करेंगे, सेटल डाउन होने देते हैं। एग्जैक्टली दैट्स रियलिटी, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई विजिटेड, ये होता है, ये सच है, वो एक अलग एज होती है और मजा ही और आता है वहां पर। मतलब शादी का मतलब आप सोच नहीं सकते, अभी तो आप लोग काफी सुविधा युक्त हो गए हो, इन 2002 और 2003 500 रुपए मंथ के मिलते थे और पता ही नहीं चलते कब खत्म हो जाते हैं, महीना बहुत भारी होता था 30 दिन का, तो ऐसी व्यवस्थाओं को फाइंड आउट करना पड़ता था, बट अच्छा था, कभी कभी कोई घटनाएं घटित हो जाती थी, है ना, बट अच्छा लगता। तो मैं कहने का पर्पज है, लिमिट से ज्यादा जब फूड का इंटेक करते हैं स्टमक में, तो वहां पर भी हम लोग बैक फ्लो के शिकार होते हैं। यहाँ बैक फ्लो कैसे होगा शॉर्टली आपको बता देता हूँ। रीगर्जिटेशन बैक फ्लो, यदि रीगर्जिटेशन बैक फ्लो होता है, कारण क्या? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके सामने लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स कितनी थी बच्चों? 2 थी। पेपिलरी मसल्स और इस कस्पस को कौन जोड़ता है? कोडे टेंडन, पेपिलरी मसल, कोडे टेंडन, कस्पस, तीनों का कम्युनिकेशन होता है। गलती से कोडे टेंडन रप्चर हो गया तो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ, इस वॉल को बंद होना चाहिए बट डज नॉट क्लोज, डज नॉट। भाई ये वॉल बंद कब होगा? कस्पस, कोडे टेंडन, पेपिलरी मसल्स, तीनों का कम्युनिकेशन होगा, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो कस्पस इस वॉल को बंद कर देगा, और यदि पेशेंट का कोडे टेंडन रप्चर हो गया, पेपिलरी मसल डैमेज हो गया, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक, और कम्युनिकेशन ब्रेक होगा तो आपका वॉल क्लोज, और क्लोज नहीं होगा तो ब्लड वापस क्या करेगा? दैट मींस वॉल डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, क्लोज प्रॉपर्ली। जब आपका वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं होगा तो जो ब्लड आगे जाना चाहिए वो ब्लड वापस कहां जा रहा है? पीछे वाले चेंबर में। तो ये 2 टर्म्स आपको बार-बार याद रखने हैं, स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग, रीगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो। जहां-जहां स्टेनोसिस होगा वहां पर वॉल ओपन, और जहां-जहां रीगर्जिटेशन हो रहा है वहां पर वॉल क्लोज। दोनों का मीनिंग क्लियर? अब मैं यदि आपसे कहूं कि ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, इसका मतलब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज ओपन, सो क्लोज नहीं हो रहा है। बाइकस्पिड रीगर्जिटेशन, बाइकस्पिड वॉल क्लोज, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, और वी कैन से आयोटिक। तो 4 सिनोसिस, 4 रिगर्जिटेशन, आगे समझ में? अब हम एक-एक डिजीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे मैंने मीनिंग क्लियर किया और अच्छे से आपको ये समझाता हूं। आगे चलिए। It occur when the heart wall cannot fully open, the stenosis. It cannot close completely, regurgitation. Valvular heart disease prevent efficient blood flow through the heart. मतलब आपके हार्ट से जाने वाला ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर नहीं होता, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों का मीनिंग क्लियर बच्चों, सिनोसिस और रिगर्जिटेशन।
आप रिगर्जिटेशन के आगे ब्रैकेट में बैक फ्लो लिख सकते हो, बैक फ्लो। और व्हेन आई विल शो यू वॉल एक्चुअली कैसे होते हैं, इस पिक्चर को देखिएगा। जब आपका वॉल क्लोज होता है, कसपस कसपस कसपस, और ये वॉल पूरी तरीके से बंद है, ये नॉर्मल बता रहा हूं। ये जब आपका वॉल ओपन होता है, इस तरीके से वॉल खुलता है, तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड ट्रेवल करता है। सपोज ये ट्राइकस्पिड वॉल की बात करो, 3 कसपस आपको दिख रहा है, 3 ओपन हो गया, राइट एटीएम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट साइड में जब राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड को जाना पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो वॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने दो वर्ड में स्टीनोसिस और वी कैन से रीगर्जिटेशन और बैक फ्लो। स्टीनोसिस का मैंने मतलब था कि ये वॉल डज नॉट ओपन। अब यहां पर क्या हुआ है, ये जो दिख रहा है ये कैल्शियम का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से इतना वॉल ओपन होना चाहिए, बट डज नॉट ओपन कंप्लीटली। जब वॉल ओपन नहीं होगा तो ब्लड फ्लो भी तो डिक्रीज होगा, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा। मैंने कहा था ना हार्ट फेलियर में वल्वुलर डिजीज, हार्ट फेलियर का कॉज पढ़ाया था ना बच्चों, वल्वुलर डिजीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल को इतना ओपन होना चाहिए, नहीं हुआ क्योंकि वॉल में कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, तो वॉल नैरो हो गया, तो दैट इज अ स्टीनोसिस। वॉल क्लोज पूरा इस तरीके से होना चाहिए, बट डज नॉट क्लोज बिकॉज डैमेज ऑफ द कोडेड टेंडन, डैमेज ऑफ द पैपिलरी मसल। जब वॉल पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक, दैट इज अ बैक फ्लो। आया कुछ कुछ समझ में। ये चारों वॉल की बात करें, ट्राइकस्पिड में 3 कसपस होता है, बाइकस्पिड में 2 होता है, पल्मोनरी में 3 होता है, और आयोटिक में भी 3 होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइट्रल स्टीनोसिस। ये सबसे बदमाश वॉल है, उसका हम जिक्र करें, माइट्रल स्टीनोसिस। हम देखा था स्टीनोसिस का मतलब नैरोइंग। एक पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर में एक तरफ मैंने नॉर्मल हार्ट का चैम्बर पुट किया है, और यहाँ पर नॉर्मल वॉल का इमेज पुट किया बच्चों। दिस इज योर नॉर्मल माइट्रल वॉल। आपको याद होगा इसका डायमीटर मैंने 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बताया। वही और क्लियरली देखोगे इस तरीके से वॉल दिखता है, बट व्हेन द पेशेंट डज हैव माइट्रल स्टीनोसिस, तो वॉल क्या हो रहा है, नैरो। और नैरो होने के बाद ऐसा दिखने लगेगा। नैरो होने की वजह से जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड फ्लो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो आई हैव मेंशन मोस्ट कॉमन वल्वुलर हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल डायमीटर मैंने कहा 4 to 6। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कई बार, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमनली होता है या कौन सी वल्वुलर डिजीज, तो आपको लिखना माइट्रल स्टीनोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ फ्रॉम कार्डियक कॉज वर्ल्ड वाइड, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर का कार्डियक कॉज की वजह से डेथ हुआ ना, तो उसका कॉज निकलता है माइट्रल स्टीनोसिस। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, और दैट इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ rheumatic heart disease। ये तीनों एमसीक्यू बच्चों। साइज हमने देखा 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ द माइट्रल वॉल। अब ये साइज डिक्रीज होकर के इफ गोइंग टू बी लेस देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कहेंगे माइल्ड कंडीशन, और डिक्रीज होके लेस देन 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर वी कैन से मॉडरेट, और लेस देन 1 सेंटीमीटर वी कैन से सीवियर। ये कैटेगरी याद रखना, 2 1.3 और 1, that indicates severity। mild mitral stenosis, moderate mitral stenosis, severe mitral stenosis। जहां 4 to 6 हमने नॉर्मल पढ़ा, लिखा बच्चों। Now we are going to see what are the factors responsible। अब कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने नॉर्मली दो चीजें आपको डिफरेंशिएट किया था कि कैल्शियम डिपोजिशन इट्स कॉमन, इसके अलावा बहुत सारे कॉज जो है स्टीनोसिस कॉज करते हैं, लाइक यू कैन सी rheumatic fever। who is the causative organism of rheumatic fever? ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिक। वेरी गुड, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब पेशेंट को rheumatic fever हुआ, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ने इन्फेक्शन किया, और वो इन्फेक्शन कैन कॉज माइट्रल स्टीनोसिस। एक वर्ड ऐसा था मेन कॉज, तो आपको लिखा rheumatic heart। ये दो एमसीक्यू ऐसे पूछे, मोस्ट कॉमन जो कॉमनली रिस्पांसिबल है, एक आएगा मेन कॉज जो करता ही करता है, तो दैट वी कैन से rheumatic heart disease। बाकी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, कैल्शियम बिल्डअप जो मैंने आपको कहा, ट्यूमर का फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ऑटो इम्यून डिजीज आपकी बॉडी के द्वारा, ये कैल्शियम डिपॉजिट बहुत ही ट्रेंडिंग कॉज होता है। बाकी मोस्ट कॉमन पूछे तो rheumatic fever लिखना, मेन कॉज पूछे तो rheumatic heart disease लिखना,
बाकी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? वेरी गुड. फोर्थ नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज अ कैल्शियम, जिसको हम आयोनिक फैक्टर भी कहते हैं. लिख लिया? द नेक्स्ट क्लास. हाँ बेटा. टेस्ट, कल टेस्ट होगा. पिछले एक वीक में जितना भी आपने पढ़ा, आई थिंक मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ा है. इन्फ्लेमेटरी डिजीज पढ़ा हमने, और फार्मा, और अभी सुभाष सर ने जो पढ़ाया कल और जो आज पढ़ाने वाले, और साइकेट्री को भी फिलहाल छेड़ने का मन नहीं है. और कुछ होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा. वो साइकेट्री हम बाकी सब्जेक्ट की बात स्टार्ट करेंगे. कभी कभी का टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो क्लास हो सकती है, तो थोड़ा हिम्मत रखा करो. ठीक है.